हम हाल ही में एक नए घर में मुंतकिल हुए थे। ये मकान अपने साक़ित और वसात के लिहाज से बेहद खूबसूरत था, मगर शुरू ही से एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। पानी का निज़ाम बिल्कुल ख़राब था। काफ़ी कोशिश के बावजूद मसला हल ना हुआ तो अब्बू ने कहा कि ऊपर मौजूद पानी की टैंकी चेक करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि टैंकी खुल ही नहीं रही थी। आखिरकार एक कारीगर को बुलाया गया, जिसने बड़ी मेहनत के बाद इसे खोला, मगर जैसे ही अंदर नजर डाली अब्बू फौरन सजदे में गिर पड़े और हम सब सकते में आ गए, क्योंकि इसके अंदर एक लड़की मौजूद थी। मेरा नाम सारा है। हम कई साल बैरून मुल्क रहे थे। मैं तकरीबन 15 बरस की थी जब अब्बू और अम्मी हमें यानी मुझे और मेरे भाई को अपने साथ बाहर ले गए थे। बाद में हमारी एक छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम निधा रखा गया। वो बहुत शरारती और चंचल मिजाज की थी और अब 4 साल के करीब हो चुकी थी। अचानक मुल्क बदलने की वजह से हमें अपना स्कूल, दोस्त और रिश्तेदार सब कुछ छोड़ना पड़ा, जो हमारे लिए आसान नहीं था। बाहर रहते हुए भी अब्बू ने हमें इंतहाई सख्त माहौल में रखा, जैसे हम किसी जदीद मुल्क में नहीं बल्कि किसी खदामत पसंद गांव में रह रहे हों। उन्होंने हम पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर रखी थी और साफ कह दिया था कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी मेरी शादी कर दी जाएगी। इस सख्ती की एक वजह खानदान का एक पुराना वाकया था। अब्बू की बहन यानी मेरी फुप्पो मारिया, जो कभी घर से भाग गई थी। मैंने ना इन्हें देखा था ना ही इनके बारे में ज्यादा सुना। बस यही मालूम था कि इस वाकये ने खानदान की इज्जत को शदीद धचका पहुंचाया था। इसलिए अब्बू ने मेरे लिए पाकिस्तान में एक रिश्ता भी तय कर रखा था। चूंकि लड़के वाले बैरून मुल्क नहीं आ सकते थे, इसलिए फैसला हुआ कि हम पाकिस्तान जाएंगे। अब्बू ने अम्मी से कहा कि वो हमें लेकर जाएंगे और अपने भाई के पुराने घर को खोलकर वहां रहें, जबकि वो कुछ ज़रूरी काम निपटाकर बाद में आ जाएंगे। पाकिस्तान जाने की खबर सुनकर हम सब खुश तो थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेयकीनी भी थी, क्योंकि वहाँ हमारा कोई करीबी सहारा मौजूद नहीं था। हैरत की बात यह थी कि ना कोई हमें लेने आया और ना ही घर को पहले से साफ किया गया था। अब्बू ने हमें एक चाबी दी थी, जिसके जरिए हम इस घर में दाखिल हुए। घर वाकई बहुत बड़ा और कदीम तर्ज का बना हुआ था। 4 मंजिला इमारत, बीच में कुशादा सहन, कई कमरे और ऊपर एक वसी छत। अगरचे वो बेज़ाहिर दिलकश था, मगर बरसों से बंद होने की वजह से इंतहाई गंदा और वीरान हो चुका था। मेरे भाई ने फैसला किया कि अगले दिन कुछ लोगों को बुलाकर सफाई करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल एक कमरा रहने के काबिल बनाया जाए और खाना बाहर से मंगवा लिया जाए। हमने हमेशा अपने वालिदैन को आपस में उलझते ही देखा था। अम्मी का रवैया अब्बू के साथ हमेशा सख्त और तलख रहा, हालांकि अब्बू ने कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं की थी। यहाँ पाकिस्तान आकर भी अम्मी खास खुश नजर आ रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारे बाप से जान तो छूटी। खैर, हमने ये कमरा साफ किया। घर में पुराना सामान, यह खराब मोटर और कई पोसीदा चीजें पड़ी थी, जो इस बात का सबूत थी कि यह मकान तकरीबन 10 साल से बंद पड़ा था। मेरे भाई ने बिजली चेक की तो चंद बल्ब जल गए। फिर वो नए बल्ब ले आया। जैसे ही रोशनी फैली, घर की वीरानी कुछ कम महसूस होने लगी, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि इस घर में छुपा राज हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब अब्बू ने हमें बताया कि हम घर की छत से पानी का इंतजाम करके अपने काम निकाल लें, तो अम्मी गुस्से में कहने लगी, ये कहाँ भेज दिया गया है हमें, ये रहना ही मुमकिन नहीं, चलो किसी होटल चलते हैं। लेकिन अब्बू ने फौरन इनका हौसला तोड़ दिया। होटल में कब तक रहोगी? घर को तो फिर भी ठीक करवाना पड़ेगा। मैं पैसे भेज रहा हूँ, हर चीज के लिए तुम्हें वसाइल मिल जाएंगे। घर की सफाई करवाओ, तारें ठीक करवाओ, टैंकी साफ करवाओ, पानी का इंतजाम हो जाएगा। होटल के जरिए ये सब मुमकिन नहीं है। अम्मी ने थोड़ा गुस्से के बावजूद कहा, ठीक है, फिर यहाँ ही कुछ करते हैं। हमने घर की सफाई शुरू की और मजदूर भी लगवा दिए। कमरे ज्यादा गंदे नहीं थे, बस बाहर का हिस्सा इंतहाई गंदा था। सहन और बाहर वाले इलाकों को रगड़कर धोने की जरूरत थी। कुछ देर बाद जब मोटर चली और पानी ऊपर पहुंचा, मैंने टैंकी खोली तो अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें किसी पुराने जमाने से आ रही हो। पानी अचानक हिलने लगा और छोटे झटके देने लगा। मुझे थोड़ा खौफ सा होने लगा। फिर अचानक पानी की झटके से टैंकी के अंदर से किसी चीज की गिरने की आवाज आई।
ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा लोहा गिरा हो, मगर आवाज बहुत ज्यादा वाज़ा थी। मैंने हिम्मत करके वो चीज उठाई और देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो एक सोने का टॉप था जिसकी शक्ल पत्ते जैसी थी। मैं इसे लेकर अम्मी के पास गई और कहा, अम्मी देखें, पानी के साथ ये क्या निकला है। अम्मी ने करीब से देखा और बोली, ये तो वाकई सोना लगता है। मैंने कहा, हो सकता है ये किसी लड़की का हो, लेकिन ये टैंकी के अंदर से कैसे आया। अम्मी भी हैरान थी और भाई भी इसे देखने लगा। हमने इसे बगौर चेक किया और वाकई ये सोना निकला। भाई ने खुश होकर कहा, वाह, तुम्हें तो सोने का टॉप मिल गया। अगर ये बेच दो तो एक हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। मैंने फौरन जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूँ जो ये बेच दूं। हमें तो पहले ये जानना होगा कि ये किसका है और ये टैंकी में कैसे आया। अम्मी ने कहा, ज्यादा जस्तजू करने की जरूरत नहीं। मुमकिन है कि पहले यहाँ रहने वालों में से किसी ने ये कहीं गिराया हो। आखिरकार भाई ने दूसरी टैंकी लाकर 2-3 कमरों का पानी निजाम चलवा दिया, क्योंकि असल टैंकी बहुत बड़ी और पुराने जमाने के अंदाज की थी, जैसे कि कदीम घरों में होता है। मैं अभी भी हैरान थी और बार बार टैंकी से निकलने सोने के टॉप्स को देखकर सोच रही थी कि आखिर क्या मामला है। घर में कई कमरों के बावजूद हमने सिर्फ 2-3 कमरों का पानी और बिजली का निजाम चालू किया था और किचन की सफाई भी करवा दी गई थी। पैसे काफी लग रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जैसे हमने सऊदीया या दुबई में 10 साल गुजारे हों। हम तो लंदन से आए थे और वसाइल काफी थे, इसलिए हर काम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहा था। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि इस घर में एक तय खाना भी मौजूद है। ये जानकर मैं काफी हैरान हुई, क्योंकि मुझे छिपकलियों से खौफ तो था, लेकिन शौक भी बहुत था कि देखूं कि वहां क्या रखा हुआ है। अम्मी ने खबरदार किया, ताये खाने में कितनी छिपकलियां होंगी पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं और खौफ की परवाह नहीं। मैं दिल ही दिल में बहुत मुतजस्सिस थी और फैसला किया कि तहखाने में जाकर खुद सब देखूंगी। घर की तारीख भी दिलचस्प थी। यहाँ पहले अम्मी और अब्बू रहते थे, मगर इनके दरमियान लड़ाई हो गई थी और अम्मी 1 साल तक अपने माँ के घर में रही थी। बाद में अब्बू ने कहा कि हम बैरून मुल्क जा रहे हैं और हमें इनके साथ आना है, तो अम्मी भी साथ आ गई। इस बड़े घर में सिर्फ 2 ख्वातीन रहती थी, इसलिए ज्यादा मुसलमान नहीं था। अब्बू भी अमूमन यहाँ नहीं आते थे, क्योंकि अम्मी अक्सर नाराज रहती थी। ये दौरानिया तकरीबन 8 से 9 साल और एक दूसरे के खिलाफ नापसंदीदगी का था। मैंने अपनी मंगेतर हारिस को सारी सूरत हाल बता दी थी कि हम यहाँ आ गए हैं और पानी की टैंकी से सोना मिला है। वो भी हैरान था और कह रहा था, टैंकी के अंदर सोना, ये कैसे मुमकिन है। मैंने इसे तहखाने के बारे में बताया और कहा कि मैं वहां जाने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक भी था और तजस्सुस भी। हमारी मंगने को 4 माह हो चुके थे और हमने एक दूसरे के साथ दुनिया भर की बातें शेयर कर रखी थी। हारिस ने मुझे समझाया कि आराम से जाना और मोहतात रहना, कहीं कोई चीज या खतरा ना हो जाए। मैं अपनी माँ के साथ जा रही थी, जबकि नानी और दादा इस दुनिया में नहीं थे। हमारे पास एक मामा और एक खाला मौजूद थे और अम्मी ने वहां जाने का मंसूबा बनाया था। मैंने फैसला किया कि चाहे खौफ हो, मैं तहखाने में जरूर जाऊंगी। घर बरसों से बंद था, इसलिए कुदरती तौर पर खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस और शौक ज्यादा था। मेरे पास टॉर्च और मोबाइल भी था, ताकि अगर कोई मसला हुआ या नीचे गिर गई तो किसी से राबिता कर सकूं। मैं तहखाने में खड़ी थी कि अचानक किसी के हाथ का दबाव अपने कंधे पर महसूस किया। मेरी तो जान निकल गई। वहां रोशनी का कोई इंतजाम भी नहीं था और मैं चुपके से आई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें रुक सी गई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांसें बेहाल हो गई और गुस्सा भी आ गया। वो मेरा भाई था। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या तरीका है, किसके पास आकर भी अपना नाम नहीं बताया जाता। वो हंस पड़ा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने जवाब दिया कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मेरा शौक है और मैं देखना चाहती हूँ कि पुराने जमाने में ये घर किस तरह का था। मेरे भाई ने कहा, तुम्हारा ये शौक अभी तक जिंदा है। यहाँ तुम्हें अपने घर में इतना बड़ा तहखाना मिल गया है जो तुम्हें कभी नहीं मिला। हमने वहां से एक बड़ा सा बक्सा उठाया और मैंने अपने टॉर्च भाई को पकड़ाई। जैसे ही हमने दीवार पर रोशनी डाली, हम हैरान रह गए। वहां कुछ लिखा हुआ था। मेरे भाई ने ऊपर से मिट्टी साफ की और मैंने कपड़े से इसे साफ किया। वहां लिखा था, कोई मेरी मदद करे, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मारिया। हमारे दिल धड़क उठे।
ये पैगाम ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को जमीन पर रखा गया हो और फिर दीवार पर लिख दिया गया हो। मैंने नीचे देखा और कदमों के नीचे जमीन निकल गई। मैं वहां से भागने लगी, लेकिन भाई ने पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। मंजर कुछ ऐसा था जैसे दीवार के साथ एक लोहे का हाल लगा हुआ हो जिससे कभी भारी जानवर बांधे जाते हों। इसके साथ रस्सी भी जुड़ी हुई थी। ये साफ जाहिर था कि किसी इंसान को यहाँ बांध गया था, जिसने हाथ बढ़ाकर दीवार पर यह पैगाम लिखा था। हमने फौरन पहचान लिया कि मारिया का जिक्र है, हमारी फुप्पू जो कभी घर से भाग गई थी। मैंने पूछा, अगर वो भाग गई थी तो यहाँ किसको बांध दिया गया था? हमें बताया गया कि हमारे दादा इस दुनिया से इस वक्त रुखसत हो गए जब अब्बू 7 या 8 साल के थे। इस हकीकत ने हमें हिलाकर रख दिया। घर के इस तय खाने में छुपा राज इतना खौफनाक और पुरअसरार था कि हम दोनों के दिल कांप गए, मगर तजस्सुस भी कम ना हुआ। हमारे दादा तो इस दुनिया में नहीं थे, तो फिर ये सब काम किसने किया और ये शख्स यहाँ तय खाने में बंद क्यों रखा गया? मैंने बाकी बक्से खोलने शुरू किए और कुछ पुराने फोटो फ्रेम्स मिले जो मैंने उठा लिए, लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ में आए दरवाजे से हलचल की आवाज सुनाई दी। मैं फोटो फ्रेम्स लिए अपने कमरे की तरफ गई, मगर कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए मैं फौरी बाथरूम में गई ताकि साफ हो जाऊं। बाहर अम्मी मौजूद थी और वापस आ चुकी थी। भाई ने सूरत हाल संभाल ली और बताया कि हम कहाँ गए थे। शाम के वक्त मैं और भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अब तुम बताओगे कि असल मामला क्या है। भाई ने जवाब दिया, ऐसे नहीं पूछा जाता, पहले मालूम करो कि मारिया फुप्पू कैसी थी, कहाँ गई, बाकी सब खुद पता चल जाएगा। मैंने कहा, अगर किसी ने वाकई कुछ बुरा किया हो तो फिर किसके पास आकर अपनी बेटी को तहखाने में बांध देते हैं? ये सब मामूल के मुताबिक नहीं लगता। भाई ने कहा, हाँ ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन बाज़ लोग वाकई ऐसी हरकतें करते हैं जिसके लिए इन्हें इस तरह सजा दी जाती है। इसी शाम अम्मी अपने बहन भाइयों से मिलकर आई थी और इनका मूड बहुत खुशगवार था। हमने इनके साथ बैठकर शाम की चाय पी और भाई डाइट ले आया। अम्मी ने हमें बताया कि इस घर में कौन कौन रहता था और मारिया का जिक्र भी किया। बताया गया कि मारिया और अम्मी यहाँ रहती थी, जबकि अब्बू अक्सर वापस नहीं आते थे। दिल की बात यह थी कि अब्बू का दिल यहाँ लगा हुआ था, शायद इसीलिए वो ज्यादा वापस नहीं आते थे। मैंने पूछा, मारिया कैसी थी? अम्मी ने कहा, मेरे लिए वो बिल्कुल मामूली सी बहन जैसी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो इतनी सादा भी नहीं थी। वो मोहब्बत करने वाली थी, किसी से बहुत प्यार करती थी और दिल की बातें करती थी। अब्बू को ये सब बातें पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो नाराज रहते थे। मैंने सोचा कि शायद इसलिए मारिया को यहाँ बांधकर नहीं रखा गया था, बल्कि ये कैसी मोहब्बत या पसंद की वजह से हुआ होगा। यह वाकया ज्यादा पुराना नहीं था, बस कुछ साल पहले का था। मैंने पूछा, फुप्पू कहाँ है? अम्मी ने कहा कि वो घर से भाग गई थी, तो जाहिर है अपने शौहर के साथ होगी, शायद शादी कर चुकी हो और बच्चे भी हो। मैंने पूछा, लेकिन अम्मी ने इस पर मजीद बात नहीं की, कभी वापस मुड़कर जवाब नहीं दिया। अम्मी ने कहा कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं करती और ना ही किसी के बारे में कुछ जानती हैं। फिर हम घर से रवाना हुए। बैरुल मुल्क जाने के बाद किसी रिश्तेदार से बात करना हमेशा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब फासले और महंगी कॉल्स हो। हम लंदन गए थे, वहां भी बातचीत महंगी पड़ती थी। मैंने पूछा, अम्मी अगर कॉल्स महंगी हो जाए तो आप कैसे बातें कर लेती हैं? अम्मी ने कहा, हम खुद से बात कर लेते हैं, जरूरत होती है तो मुनासिब वक्त निकाल लेते हैं। अम्मी को इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं था कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। दादा शायद हमें जवाब दे सकते थे, लेकिन बात करने का मतलब यही होता कि सख्त जवाब सुनना पड़ता। वो हमें बताना चाहते थे कि जो गुजर गया इसे भूल जाओ और अपने फुप्पू का राज कभी न छुपाओ। शादी के बाद हमारे ससुराल वाले भी घर आने लगे, चूंकि शादी की तकरीबात चल रही थी। इनका आना जाना मामूल के बाद बन चुका था। उन्होंने कहा, तो अच्छा हुआ, तमाम फंक्शन यहाँ ही हो जाएंगे। मैं खुश हो गई और खुद को मसरूफ कर लिया। मेरी छोटी बहन हर वक्त दौड़ती फिर रही थी। मैं इसे समझाने की कोशिश करती, मगर वो रुकती ही नहीं थी। अक्सर वो मेरे साथ रहती और यही चीज अम्मी को चिढ़ाती कि मैं छोटी उम्र में बच्चे पैदा करवा रही हूँ। अब हमें इस बात की समझ आने लगी थी कि ये सब शायद गलतफहमी की वजह से हुआ होगा। हम सब बड़े थे और वो छोटी थी, इसलिए यह सब कुछ खुद बर खुद हुआ। अब उन्हें बताया कि वो भी आ रहे हैं, इनका काम खत्म होने वाला है, 2 हफ्ते में यहाँ पहुंच जाएंगे। निकाह की रसूमात भी करनी थी और मुमकिन था कि रुखसती भी इसी वक्त हो जाए।
हमारे पास पैसे थे, इसलिए किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब्बू भी पैसे और इंतजामात की वजह से यहाँ बैठे थे। शायद उन्होंने ये भी मंसूबा बनाया था कि शादी के बाद हम इसी घर में मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि इनकी सर्विस जल्द खत्म होने वाली थी और वो रिटायर्ड होने वाले थे। एक दिन मुझे याद आया कि डैडी ने वहां से कुछ पुरानी एल्बम उठाई थी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही ये एल्बम कैसे हैं, इनके अंदर क्या मौजूद है और किसकी तस्वीर है। मैंने पहले एल्बम को थोड़ा संभाला और फिर बैठकर देखना शुरू किया। एल्बम में कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर थी जिन्हें मैं नहीं जानती थी। फिर एक तस्वीर में एक शख्स की तस्वीर थी। शक्ल से मैं पहचान नहीं सकती थी, मगर नीचे लिखे नाम से मालूम हुआ कि ये मेरे दादा हैं। दादा की तस्वीर देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितने मेहरबान और मासूम इंसान थे। चेहरा देखकर इंसान कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता है कि कौन कैसा है। अगर किसी ने मेरे अब्बू को देखा होता तो फौरन जान लेता कि वो चालाक है। मेरी अम्मी को देखकर पता चलता कि वो जिद्दी और गुस्सा करने वाली हैं, और मेरे भाई को देखकर लोग जान लेते कि वह हंसमुख और लापरवाह लड़का है। मैंने तो खुद नहीं जाना, मगर दादा की तस्वीर देखकर साफ महसूस हुआ कि वो एक अच्छे और रहमदिल इंसान थे। इतने बुरे नहीं कि इतनी छोटी लड़की को यहाँ बांध कर रखा गया हो। उसके बाद मुझे एक लड़की की तस्वीर नजर आई। मैंने पहले इसे नहीं देखा था, मगर शायद कुछ पहचानी से लग रही थी। नीचे नाम लिखा हुआ था, मगर पुरानी तस्वीर होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर बहुत पुरानी थी और कई सालों से रहने की वजह से खराब हो गई थी। पेज पलटते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि शायद इस पर मारिया लिखा है, यानी यह हमारी फुप्पू की तस्वीर थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल किसी फिल्मी अदारे की तरह। मैंने अचानक कुछ देखा और मेरी सांस रुक गई। फौरन भाई को बुला लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, यह तस्वीर देखो। भाई ने गौर से तस्वीर देखी और कहा, हाँ ये फुप्पू की तस्वीर है। मैंने फिर इनके कानों की तरफ इशारा किया। देखो उन्होंने कानों में कौन से टॉप्स पहने हैं। जैसे ही भाई ने देखा, मैंने वही सोने के टॉप से तस्वीर पर रख दिए जो टंकी के अंदर से पानी के जरिए निकले थे। ये बात वाज़ा हो गई कि ये टॉप्स वाकई फुप्पू के थे। सोने के टॉप्स ख्वातीन हमेशा अपने कानों में पहनती हैं, चाहे वो सो रही हो या वजू कर रही हो। या किसी तकलीफ की चीज नहीं, बल्कि इज्जत और शान बढ़ाने वाला जेवर होता है। मैंने भाई से कहा, ये टॉप्स इतनी बड़ी टैंकी के अंदर कैसे पहुंच गए? वो वहां क्या करने गई होंगी? भाई ने कहा, शायद गिर गया हो, और इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोच रही थी कि यह वाकया महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरे जहन में एक पुरानी बात याद आई। मेरे एक दोस्त की बड़ी बहन ने बताया था कि इनके स्कूल में एक लड़की के साथ बुरा हुआ और वो अचानक गायब हो गई। स्कूल वालों ने झूठ बोला कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह पानी की टैंकी खोली गई और लग रहा था कि वो लड़की वहां थी। मैंने भाई से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि अगर फुप्पू को अपने घर वालों से नफरत थी तो इसी वजह से इसने यहाँ रहने से इनकार किया होगा? ये घर सिर्फ अब्बू का नहीं था, फुप्पू का भी हक था। फिर वो कैसे इतनी अचानक गायब हो गई? भाई ने कहा, ये सब जासूसी नावल की तरह ज्यादा पेचीदा हो रहा है। टॉप्स तो तुम्हारे पास है, बस इसे अपने पास रख लो। मेरी सोचों में कई सवाल जन्म लेने लगे जो एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे थे। कुछ देर बाद मामा का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो खुद आ जाएंगे और एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है। वो घर पहुंचे, अम्मी से मिले, घर देखा और सब कुछ तकरीबन सेट हो चुका था। मैं खामोशी से पानी की टैंकी की तरफ देख रही थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वही पानी की टैंकी जो सीमेंट की बनी हुई थी, घर के साइड से खड़ी होने पर एक तरफ दिखाई देती थी। पुरानी और रंगत में मध्यम हो चुकी थी। मैं और भाई जब इसे देख रहे थे तो कहीं खो गए। अम्मी ने हमें आवाज दी, क्या हो गया है, चले अंदर खाना खा लें। हम होश में आए और अब्बू के पास बैठ गए। मैंने फुप्पू मारिया की तस्वीर उठाई और कहा, पापा क्या ये हमारी फुप्पू है? अब्बू ने तस्वीर देखते ही इसे पकड़कर रेजे से चाक चाक कर दिया। यह मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मैं, भाई और अम्मी। अब्बू ने कहा, तुम जानती हो कि मुझे इससे नफरत है, फिर भी तुमने ये तस्वीर मेरे सामने ले आकर बैठ गई। मैंने कहा, बाबा ये नफरत क्यों? अगर फुप्पू ने अपनी पसंद की शादी कर ली और घर से चली गई तो इसमें क्या बुरा था? आपको इस कदर गुस्सा क्यों है? आपको पहले पूछना चाहिए था कि ये तस्वीर कहाँ से मिली, क्यों मेरे सामने लाई गई, लेकिन आपने कुछ नहीं पूछा और बस तस्वीर तोड़ दी। अम्मी ने भी कहा, तुमने तय खाने में क्या देखा, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। भाई ने कहा, अपने जहन को अपनी शादी पर लगाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है, अब ऐसी सोचने की जरूरत नहीं।
वो बाहर निकल गई और हम सोच में पड़ गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी यही जानना है कि इस घर में क्या हुआ था। अम्मी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ शादी करने आई हो, शादी करो और अपने घर वापस चली जाओ। भाई की शादी भी अगले साल है, फिर हम सब वापस जाएंगे। तुम दोनों अपने अपने घरों में वापस चले जाओ, जिम्मेदारियां उतार दो, बाकी बाद में सोचेंगे। मैंने एक दोस्त से भी ये सब डिस्कस किया जो क्राइम ब्रांच में काम करती थी। इसने कहा, तुम्हारे घर से 2 बड़े शवाहिद मिले हैं जिससे लगता है कि किसी के साथ यहाँ बुरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फूफू जिंदा है या मुमकिन है कि इसे यहाँ कुछ बुरा हुआ हो। मैंने बताया कि इस वक्त घर में सिर्फ मेरी दादी और अब्बू थे, इनके अलावा और कोई नहीं था। अगर घर के अंदर कुछ हुआ भी तो घर वाले जानते थे कि क्या हो रहा है। मैंने बताया कि अब्बू ने तस्वीर देखकर फौरन टैंकी की तरफ देखा और फूफू के नाम पर अजीब सा गुस्सा आया। दोस्त ने मुझे एक ट्रिक बताया जो क्राइम ब्रांच के निस्बतन डॉक्टर ने बताया था। शायद इस ट्रिक के जरिए मामलात खुल सकते थे, लेकिन अगर मैं पकड़ी जाती तो मेरे सर पर ही सजा आती। यही वजह थी कि मैंने मुहतात रहने का फैसला किया। मैंने सब कुछ भाई को बताया तो इसने कहा, हमारे जहनों में पहले से प्लान था। अब्बू और अम्मी किसी एक कमरे में नहीं सो रहे थे क्योंकि अम्मी हमारी छोटी बहन के साथ थी और छोटी बहन अम्मी को नहीं छोड़ती थी। अब्बू ये कमरे में सो रहे थे जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां और बालकनी थी। नीचे पर्दे लटके हुए थे। मैं तस्वीर देखकर बाहर से रोशनी का इंतजाम किया। अंदर की लाइट्स बंद रही ताकि चेहरा नजर ना आए, मगर मेरा सारा सर अपनों की नजर में हो। मुझे याद आया कि वालिद साहब का नाम सुहेल था और इनकी बहन को सनी कहा जाता था। मैं खिड़की में खड़ी हुई। अब्बू सोते हुए और भाई ने बाहर से हल्की सी आवाजें शुरू की। ये टीम वर्क का फायदा था। मैं पीछे छुपी, भाई ने बाहर से माहौल बनाया। जैसे ही अब्बू ने आधी आंखें खोली, मैंने सर को हल्का सा झुकाया। बाल हवा में बहने लगे और मैंने कहा, किसने क्या कहा? सनी, तुम वापस आ गए? अब्बू ने डरते हुए कहा, तुम कहाँ से आ गई? तुम तो मर गई थी। भाई ने पीछे से लाइट बंद कर दी। अचानक अंधेरा छा गया। मैंने छोटी टॉर्च जलाई और एक कमरे में छुप गई। जल्दी से बाल बांधे और बिस्तर पर लेट गई। हम सोच रहे थे कि शायद अब्बू कमरे में आ जाए, सवाल करें या शोर मचाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वो चिल्लाते तो सबको पता चलता कि मैं कहाँ गई थी। मुझे लगा कि जो लड़की मर गई, समझ ली गई थी, वो हकीकत में मेरी बहन ही थी। अब्बू को अगर पता चलता कि कोई बुरा ख्वाब या वहम देख रही थी तो वो जरूर शोर मचाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन घर में कुरान खानी रखी गई। कुरान खानी में मोहल्ले से लोग, दोस्त और रिश्तेदार आए। भाई ने कहा, तुम्हारा जासूसी दिमाग क्या कर रहा है? अगर अब्बू को पता चल गया कि तुमने कुछ डराया तो तुम्हारा हशर होगा। मैंने कहा, मैंने डराया नहीं, बस कुछ जानना था। अगले दिन कुरान खानी में इतनी भीड़ थी कि मोहल्ले के बच्चे और मदरसे के लोग भी आए। इंतजाम बेहतरीन था। इसी दौरान एक हैरानकुन मंजर सामने आया। हमारी छोटी बहन मिंसा अचानक बड़ी सी पानी की टैंकी के ऊपर खड़ी हो गई। ये टैंकी 4थी मंजिल पर थी और किसी ने इसे देख नहीं रखा था। वो जल्दी से ऊपर चढ़ी और टैंकी के ऊपर खड़ी हो गई। सब लोग हैरान रह गए। माँ और बाप दोनों परेशान हो गए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि अगर कोई पीछे से जाता तो नुकसान होता और आगे जाने के खतरात भी थे। यह मंजर हमारे लिए संजीदा खतरे का लम्हा था और हम सबकी सांसें रुकी रह गई, क्योंकि ये एक छोटी सी हरकत भी बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। जब हम इसकी तरफ दौड़े तो वह आगे की जानिब भागती रही। वो तो अभी छोटी सी बच्ची थी और शायद समझ रही थी कि यह सब खेल ही खेल में हो रहा है। हमने इसे पीछे हटने के लिए कहा बार बार, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खौफजदा दिखाई देने लगी। इतने सारे लोग एक साथ पीछे हटने का कह रहे थे कि वो वाकई डर गई। अब्बू भी बहुत परेशान और गुस्से में थे। बार बार कहा, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। बच्ची का खौफ और बढ़ गया और वो रोने लगी। भाई जल्दी से इसके पास गए ताकि इसे संभाले, लेकिन अचानक वो टैंकी के अंदर जा गिरी। लगता था कि टैंकी का ऊपरी ढक्कन बहुत खस्ता हालत में था और थोड़ा सा वजन पड़ने की वजह से टूट गया। हम सबके दिल धड़कने लगे। भाई ने फौरी चीखना शुरू किया। अब्बू ऊपर की तरफ दौड़ पड़े और हम सब ने मिलकर बच्ची को टैंकी से निकाला। गिरने की वजह से इसे कुछ खराशें आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से कोई संगीन नुकसान नहीं हुआ। भाई ने इसे फौरन माँ के हवाले किया और माँ ने इसे गले लगाकर तसल्ली दी। अब्बू ने कहा, इसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ और देखो कहीं हड्डी या कोई और चोट तो नहीं लगी।
नीचे कुछ रिश्तेदार मौजूद थे जो मदद कर सकते थे। जब भाई ने दोबारा टैंकी के अंदर झांका तो इसकी पलकें सीधी हो गई थी और वह आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई। सबने सांस लिया, दिल की धड़कनें मामूल पर आई और हम सब के लिए ये लम्हा खौफ और रिलीफ का मिला जुला एहसास था। पुलिस को आने के बाद हर चीज़ वाज़ा होने लगी। बाप ने बताया कि टैंकी में मौजूद बाकियात मारिया की थी, वो जो मशहूर थी कि घर से भाग गई। हकीकत में वो दुनिया से ही चली गई थी। दिल दहला देने वाली बात यह थी कि मारिया को बाप ने अपनी नाराज़गी और गुस्से की वजह से टैंकी में बंद किया था। पुलिस ने सोने की चौड़े और टाप्स भी बरामद किए जो टैंकी से मिले और बाकियात को तहवील में ले लिया। बाप की वजाहत सुनकर सब दंग रह गए। वो रोने लगे, सजदे में गिर गए और जमीन पर नाक रगड़ने लगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि मारिया भागने की बजाय इनके हाथों से इस दुनिया से रुखसत हुई और उन्होंने इस टैंकी में डाल दिया। खुद परदेश चले गए। गुस्से और मायूसी के इशारे में उन्होंने बताया कि मारिया ने कभी इनकी बात नहीं मानी और जब भी वो नाराज होते तो कुछ दिनों के लिए इसे तय खाने में बंद कर देते थे। मेरे भाई के लिए ये लम्हा इंतहाई कशमकश भरा था। बाप को बचाना या हकीकत का सामना करना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बाप सजा भुगतने जेल चले गए। हमारे खानदान के लिए यही एक सदमा और सबक था कि अंदरून खाना छुपी कहानियां कभी कभार सबसे करीबी रिश्तेदारों के लिए भी एक राज रहती है। मैं अपनी शादी के बाद अपने घर वापस आ गई। भाई और माँ भी वही रहते थे, लेकिन जब भी मैं टैंकी की तरफ देखती दिल धड़कने लगता है। मैं सोचती हूँ कि मारिया के साथ कितना जुल्म हुआ। ये एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी छीन ली गई, जिसका हक हयात छीन लिया गया और जिसे खबर भी नसीब नहीं हुई। अब हमने मारिया की बाकियात को खबर में दफन करके फातिहा ख्वानी भी कराई, लेकिन दिल में वो गुस्सा और अफसोस आज भी बाकी है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मारिया ने मिंसा को बचाया, जिस तरह मिंसा टैंकी में गिरी थी जिसे बड़ी चोट लग सकती थी, मगर वो बच गई। शायद ये मारिया की मोहब्बत और कुर्बानी की बदौलत मुमकिन हुआ। यही सोचकर दिल में सुकून भी आता है और गम भी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।